नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरीज के बाद सत्य घटनाओं पर आधारित 3 और फिल्में आ रही हैं। द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, अजमेर 92 और 72 हुरे। इन फिल्मों के टीजर, ट्रेलर तो छोड़िए, अब तो सिर्फ नाम सुनते ही समाज के कड़वे सत्य को नकारने वाला एक पूरा इकोसिस्टम ठीक वैसे ही एक्टिव हो गया जैसे द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरीज के समय हुआ था। आखिर क्या है इन फिल्मों में जो सत्य घटनाओं पर आधारित होने के बाद भी एक कैंसल कल्चर गैंग उसके विरोध में उछलने लगता है? क्यों समाज के सच को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करने की असफल कोशिशें की जा रही हैं? और देश के तथा कथित सेकुलर राजनीतिक दलों के पेट में इन फिल्मों को लेकर दर्द क्यों होता है? चलिए यही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की। इस फिल्म का ट्रेलर अप्रैल में जारी हुआ था और 1 महीने बाद ही पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म के निर्देशक सनोज मिश्रा को नोटिस देकर तलब कर लिया। पश्चिम बंगाल सरकार का ये कहना है कि ये फिल्म पश्चिम बंगाल को बदनाम करती है। अब ये जान लीजिए कि आखिर इस फिल्म के ट्रेलर में ऐसा है क्या। फिल्म के ट्रेलर में यह दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसा रही है। साथ ही शरीयत कानून और हिंदुओं की हत्याओं का मुद्दा भी इस फिल्म के जरिए उठाया गया है, जो कि ट्रेलर को देख के लगता है। लखनऊ में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान फिल्म के निर्माता जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी ने कहा है कि पिछले कुछ सालों में पश्चिम बंगाल में तेजी से बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाकर वहां की सरकार उन्हें अपना वोट बैंक बना रही है। हिंदुओं को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। निर्देशक सनोज मिश्रा का यह दावा है कि राज्य को बदनाम करना हमारा उद्देश्य नहीं है। ये फिल्म गहन शोध के बाद तथ्यों के आधार पर बनाई गई है, यानी सत्य घटनाओं पर आधारित है। लेकिन फिल्म को वही विरोध झेलना पड़ रहा है जो द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरीज को झेलना पड़ा। अब हैरानी की बात यह है कि द केरला स्टोरी को जिस पश्चिम बंगाल सरकार ने बैन कर दिया था, उसे सीधे देश की सर्वोच्च न्यायालय से लताड़ पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस बेतुके बैन को सीधे सीधे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए हटाने के आदेश दिए थे। लेकिन इसके बाद भी पश्चिम बंगाल सरकार तानाशाही कर रही है। बिना फिल्म देखे फिल्म के निर्देशक पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। निर्देशक सनोज मिश्रा का तो ये तक कहना है कि मुझे जेल में डालकर जान से मारा जा सकता है। अब प्रश्न ये है कि क्या जो कुछ भी ट्रेलर में दिखाया गया है क्या वो सच नहीं है? क्या पिछले कुछ सालों में देश ने मीडिया के माध्यम से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं और उन्हें घर छोड़ते नहीं देखा? क्या एटीएस और एनआईए ने पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में अवैध तौर से बसाए जा रहे रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों पर कार्रवाई नहीं की है, जिनके पास से पश्चिम बंगाल में बने वोटर आईडी कार्ड से लेकर आधार कार्ड तक बरामद हुए हैं? इससे यह समझा जा सकता है कि ममता बनर्जी सरकार को पश्चिम बंगाल का सच दिखाने वाली ये फिल्म पसंद क्यों नहीं आ रही है। दूसरी फिल्म है 72 हुरे, जिसका टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और द केरला स्टोरीज की तरह इसे भी मुस्लिम और इस्लाम विरोधी फिल्म बताया जाने लगा। फिल्म के डायरेक्टर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह ने ट्रेलर रिलीज करते हुए ये कहा था कि ये लोग अपने दिमाग में जहर भर लेते हैं और आम लोगों को सुसाइड बॉम्बर बना देते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमलावर हमारे जैसे परिवारों से हैं जो आतंकवादी नेताओं द्वारा घटिया मान्यताओं और ब्रेन वॉश के शिकार हैं और उन्हें विनाश के रास्ते पर ले जाते हैं। वहीं फिल्म के को डायरेक्टर अशोक पंडित ने ट्विटर पर फिल्म का टीजर रिलीज करते हुए ये लिखा कि जैसा कि वादा किया गया, हम आपके लिए हमारी फिल्म 72 हुरे का फर्स्ट लुक पेश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप इसका आनंद लेंगे। क्या होगा अगर आप 72 कुंवारियों से मिलने की बजाय भयानक रूप से मर जाएं, जैसा कि आतंकवादी नेता वादा करते हैं। मेरी अगली फिल्म 72 हुरे का फर्स्ट लुक आ गया है। ये फिल्म 7 जुलाई 2023 को रिलीज होने वाली है। बस फिर क्या था, वर्ग विशेष के कैंसल कल्चर गैंग ने अपना खेल शुरू कर दिया और फिल्म देखे बिना ही इसे भी मुस्लिम विरोधी प्रोपेगेंडा फिल्म बताना शुरू कर दिया। अब प्रश्न यह है कि क्या जिहाद के नाम पर इस्लामिक आतंकवादियों को 72 हुरों से मिलवाने का ख्वाब दिखाकर ब्रेन वॉश करके जिहादी तैयार नहीं किए जाते? क्या ये सच नहीं है? सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में 72 हुरों के ख्वाब के साथ जिहादी बने इन इस्लामिक आतंकवादियों से किस किस को परेशानी है, ये सब जानते हैं। तो फिर ये सच दिखाना प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? क्या पूरी दुनिया परेशान नहीं है?
इसी तरह एक और फिल्म अजमेर 92 फिल्म का ऐलान क्या हुआ, मुस्लिम समुदाय और उनका समर्थन करने वालों ने बिना जाने कि फिल्म में क्या है, यह फिल्म किस बारे में है, इसे मुस्लिम विरोधी साबित करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया। क्योंकि अजमेर के साथ 92 जुड़ते ही भारत के एक भयानक और भारतीय इतिहास के सबसे घिनौने सच को देखा जा सकता है और वो सच चीख चीख कर बाहर आने लगता है, जिसे पिछले 31 साल से कथित सांप्रदायिक सौहार्द के नाम पर दबाने की कोशिश की गई। दरअसल 1992 में अजमेर में सैकड़ों हिंदू छात्राओं के साथ बलात्कार और ब्लैकमेल की घटना हुई थी, जिसे अजमेर सेक्स स्कैंडल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एक के बाद एक सैकड़ों संभ्रांत हिंदू परिवारों की स्कूली लड़कियों का बलात्कार किया गया और ब्लैकमेल करके उनके जरिए कई और हिंदू छात्राओं को फंसाया गया, उनकी अश्लील तस्वीरें खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया गया था। ये बात 1992 की है और अजमेर की है। बलात्कार और बदनामी के इस चक्रव्यूह में फंसी कई लड़कियों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन आज तक इस सेक्स कांड के आरोपियों को सजा नहीं मिली, क्योंकि आरोपियों में कांग्रेसी नेताओं और अजमेर शरीफ से जुड़े चिश्तियों के नाम शामिल थे। सोचिए, सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन आज तक किसी आरोपी को कोई सजा नहीं मिली। क्या ये समाज का सच नहीं है? और इस विषय पर जब फिल्म बन जाती है तो उसे भी प्रोपेगेंडा कहकर खारिज करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया जाता है। इस फिल्म के डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने अपनी फिल्म अजमेर 92 को लेकर यह दावा किया है कि फिल्म रियल बेस्ड स्टोरी है, जिसे सुनते ही जमीयत उलेमा हिंद जैसे मुस्लिम संगठन बिना फिल्म देखे ही इसे अल्पसंख्यक विरोधी फिल्म बताकर विरोध करने लगे। प्रश्न ये है कि अगर किसी भयानक जुर्म में अपराधी अल्पसंख्यक होंगे और अपने किसी धार्मिक स्थल से जुड़े होंगे, तो क्या वो सच नहीं दिखाना चाहिए? क्या सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का हवाला देना सीधे सीधे सच ना बोलने की धमकी जैसा नहीं है? क्या अपराधियों की करतूतें और सच सामने लाना प्रोपेगेंडा है? क्या 31 साल से न्याय की आस देख रही पीड़ितों का दर्द बताना सांप्रदायिकता है? और क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला नहीं है? कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं, और अगर सत्य घटनाओं पर आधारित कोई फिल्म बनती है तो उसमें तथ्यों और प्रामाणिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। लेकिन बात चाहे द कश्मीर फाइल्स की हो, द केरला स्टोरीज की हो, द बंगाल डायरी की हो, 72 हूरों की या अजमेर 92 की, देश में एक समुदाय विशेष और उसका समर्थन करने वालों का एक ऐसा गिरोह है जो तथ्यों और प्रमाणों को सिर्फ इसलिए खारिज करता है क्योंकि वो समाज के उस आईने को दिखाते हैं जिसमें उनके चेहरे की त्रुटियां साफ नजर आती हैं। वो सिर्फ उसी सच को देखना चाहते हैं जिसमें वो विक्टिम दिखें और बहुसंख्यक अपराधी। लेकिन सच तो ये है कि इन दिनों जो एक पूरा इकोसिस्टम जो खुद को लिबरल और सेक्युलर कहता है, वो इस तरह की फिल्मों का विरोध करके सच को दबाने की, छुपाने की, झुठलाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, तमाम हथकंडे अपना रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के खाद पानी पर टिके राजनीतिक दल हल्ला कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरीज सुपरहिट हो जाती हैं। साफ है कि देश की जनता सच देखना चाहती है, जानना चाहती है, और इसे लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात करने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहती है। इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।